अरे दोस्तों आज हम जिस किताब की समरी आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है द मॉस्किटो, अ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ आवर डेडलीस्ट प्रीडेटर, जिसे लिखा है टिमोथी सी वाइनगार्ड ने। दोस्तों, इससे पहले कि मानव इतिहास में एक डुबकी लगाएं, आइए एक कदम पीछे हटते हैं और मिलते हैं हमारे इस कहानी के सबसे खतरनाक विलेन यानी मच्छरों से, या यूं कहें तो मादा मच्छर से, क्योंकि एक मादा मच्छर ही है जो हमारा खून चूसने के लिए हमें काटती है और इस प्रोसेस में हमें एक बीमारी ट्रांसफर कर रही होती है। वो हमारे खून का इस्तेमाल अपने अंडों को विकसित करने के लिए करती है। हमें काटने के कुछ दिनों बाद वो तकरीबन 200 अंडे देगी, कहीं पर ठहरे हुए पानी, दलदल या यहाँ तक कि कोका कोला के एक छोटे से कैन में भरे हुए पानी में भी। यानी वातावरण में जितनी नमी होगी मच्छरों के फलने फूलने के लिए उतना ही अच्छा होगा। मच्छरों के फलने फूलने में तापमान भी अहम भूमिका निभाता है। मच्छर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का तापमान पसंद करते हैं, जबकि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे और 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का तापमान में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। यही वजह है कि शीतोष्ण जलवायु में वे सिर्फ वसंत यानी स्प्रिंग और गर्मी के मौसम में दिखते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय जलवायु में वो साल भर एक्टिव रहते हैं। गर्म और नम वातावरण मच्छरों के लिए एक आदर्श स्थिति है, और साथ ही में उन बीमारियों के लिए जिन्हें वो कैरी करते हैं। ये बीमारियां पैथोजेंस से होती हैं, जो मच्छरों का इस्तेमाल वेक्टर्स के रूप में करते हैं। वेक्टर्स उन जीवों को कहते हैं जिनके जरिए पैथोजन खुद को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। कम से कम 75 मच्छर जनित बीमारियां हैं जो इंसानों को प्रभावित करती हैं, और ये सभी 15 बीमारियां 3 तरह के पैथोजेंस यानी वायरस, वर्म्स और पैरासाइट से होती हैं, जिनमें शामिल है हाथी पांव यानी एलिफेंटासिस पैदा करने वाले वर्म्स, और साथ ही वो वायरस जिनसे डेंगू, जीका, वेस्ट नाइल और येलो फीवर जैसी बीमारियां होती हैं। हालांकि ऐतिहासिक रूप से इन सब में सबसे घातक वो पैरासाइट रहा है जो मलेरिया उत्पन्न करता है। मलेरिया के 5 प्रकार पाए जाते हैं जो इंसानों को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सबसे घातक है विवैक्स और फैल्सीपैरम। ये 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के बुखार के साथ साथ कोमा में पहुंचा सकता है, जिसमें 50% तक की मृत्यु दर देखी जा सकती है। मलेरिया हमारे पूर्वजों को 6 से 8 मिलियन साल पहले बीमार करना शुरू किया और आज भी हमें परेशान कर रहा है। अपने कई चरण के प्रजनन चक्र में मलेरिया पैरासाइट कई बार म्यूटेट होता है। इसके बदलते रूप के कारण इसके खिलाफ एक इफेक्टिव वैक्सीन बनाना वैज्ञानिकों के लिए कठिन रहा है, लेकिन इंसानों ने इस लड़ाई में अपनी हार नहीं मानी और ये लड़ाई हजारों वर्षों से चली आ रही है। इंसानों ने मलेरिया के विरुद्ध बहुत सारे जेनेटिक डिफेंसेस अपने अंदर विकसित कर लिए, जैसे डफी नेगेटिविटी, थैलीसीमिया और फेविज्म और भी कई सारे। हालांकि इनमें से कुछ डिफेंसेस इंसानों के लिए एक नई बीमारी ही बन गए, जैसे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की एक कहानी 8000 साल पहले शुरू हुई, जब वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका बंटू भाषी कृषक नाइजर नदी के डेल्टा में बसने लगे। ये एरिया खेती के लिए तो अच्छा था, लेकिन साथ ही मलेरिया इन्फेक्टेड मच्छरों से भरा हुआ था। मलेरिया ने यहाँ की बड़ी आबादी को ख़त्म कर दिया, लेकिन साथ ही इन लोगों में एक जेनेटिक म्यूटेशन हुआ जिसने कहानी बदल कर रख दी। इस म्यूटेशन ने खून में स्थित हीमोग्लोबिन के आकार को अंडाकार या डोनट के आकार के बजाय सिकल यानी हंसिए के आकार का बना दिया। मलेरिया पैरासाइट हीमोग्लोबिन के इस नए आकार से खुद को अटैच नहीं कर पाया, जिससे इसका रिप्रोडक्शन साइकिल ठप पड़ गया। इस तरह की सिकल सेल वाले लोगों ने मलेरिया के खिलाफ 90% इम्यूनिटी हासिल कर ली, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी औसत आयु घटकर सिर्फ 23 साल रह गई थी। हालांकि इतनी आयु काफ़ी थी कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें और इन सेल्स को अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर सकें। जब ये बंतु भाषी लोग 5000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच अफ्रीका में दक्षिण और पूर्व की ओर फैले, तो इस इम्यूनिटी ने उन्हें दूसरे शिकारी घुमंतु समुदायों की तुलना में लाभ ही पहुंचाया। दूसरे शिकारी घुमंतु समुदायों में खोइजन शामिल थे, जिन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी तट केप ऑफ गुड होप में शरण ली। बंतुभाषी लोगों में से कुछ समूहों ने तट के काफ़ी अंदर आकर प्रभुत्वशाली समुदाय और समाजों को विकसित किया, जैसे जोजा, शोना और जूलू। आगे चलकर 1652 ईस्वी में जब डचों ने दक्षिण अफ्रीका के भागों को कोलोनाइज करना शुरू किया, तो बिखरी हुई खोइजन आबादी को उन्होंने आसानी से हरा दिया। लेकिन जब वो और आगे चलकर ब्रिटिश तट से अंदर की ओर उपनिवेश का विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्हें शक्तिशाली जोजा और जूलू का सामना करना पड़ा, और साथ ही मलेरिया वाले मच्छरों का, जिसने उन्हें भाग खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। आइए अब अफ्रीका से निकलते हैं और पश्चिमी सभ्यता की शुरुआत की ओर रुख करते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेडिटेरेनियन वर्ल्ड में अपनी प्रभुता स्थापित 6 सिपाहियों को मार दिया, और इस तरह ग्रीस में पहुंचते पहुंचते उनकी सेना बहुत कमज़ोर हो गई थी, जिसे ग्रीक्स ने आसानी से हरा दिया। इसके पश्चात 460 ईसा पूर्व से 404 ईसा पूर्व के दौरान पेलोपोनेशियन वॉर्स के दौरान एथेंस और स्पार्टा एक दूसरे के खिलाफ लड़े।
यहाँ भी मच्छरों ने महत्वपूर्ण घटनाओं के परिणामों को प्रभावित करने में बड़ी भूमिका निभाई। 430 ईसा पूर्व में जब एथेनियंस जीत की कगार पर थे, तब उनके शहर में घातक महामारी फैल गई जिसमें 1 लाख लोग मरे, जो एथेंस की आबादी का लगभग 35% भाग था। इसका कारण भी या तो मलेरिया या येलो फीवर जैसी ही मच्छर जनित किसी बीमारी को माना जाता है। आगे चलकर एक बार फिर से मच्छरों ने स्पार्टा को बचाया। 415 ईसा पूर्व में जब एथेनियंस ने सायराक्यूज, जो कि स्पार्टा का सहयोगी था, की 2 साल लंबी घेराबंदी शुरू की, तो यह भी मच्छरों से भरे दलदली इलाकों से घिरा हुआ था। 413 ईसा पूर्व तक एथेंस के 40,000 सैनिकों में से 70% सैनिक मलेरिया की वजह से या तो मर चुके थे या युद्ध लड़ने के काबिल नहीं रह गए थे। जो जिंदा रह गए थे उन्हें शत्रुओं ने या तो मार डाला, अपने कब्जे में ले लिया या दास के रूप में बेच दिया। मच्छरों की वजह से हुई इस हार ने एथेनियंस को एक ऐसे दुष्चक्र में ढकेल दिया जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाए और अंततः उन्होंने स्पार्टा के सामने सरेंडर कर दिया। 404 ईसा पूर्व में पेलोपोनेशियन वॉर्स में स्पार्टा की जीत तक दक्षिणी यूनान का अधिकांश हिस्सा तबाह हो चुका था। युद्ध से हुई तबाही मलेरिया की बीमारी ने और ज्यादा विकराल कर दी, जिसमें ग्रीस की बड़ी आबादी मारी गई और खेत, खाने और बंदरगाह वीरान हो गए। इस शक्ति शून्य को भरने के लिए एक अलग थलग पड़ा साम्राज्य सामने आया जिसका नाम था मैसिडोनिया, और आखिरकार इस साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ली अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। 326 ईसा पूर्व तक अलेक्जेंडर का विजय रोकना मुश्किल लग रहा था। उसने पहले युद्ध और कूटनीति के माध्यम से लगभग ग्रीस के बड़े हिस्से को एकजुट किया, सिवाय कमजोर और हाशिए पर जा चुके स्पार्टा के। फिर अलेक्जेंडर और उसकी सेनाओं ने पूर्व का रुख किया और पर्शियन साम्राज्य के साथ साथ मध्य एशिया के बड़े भाग को जीत लिया। इस साम्राज्य की सीमाओं में आज के मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा शामिल था। अब अलेक्जेंडर की निगाहें भारत और पाकिस्तान पर थी, लेकिन सिंधु नदी घाटी गर्म और नम वातावरण में आने पर अलेक्जेंडर की सेना को अपनी सबसे बड़ी और कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा, यानी मच्छरों का। वर्षों तक युद्धरत रहने, सप्लाई लाइंस की ओवर स्ट्रेचिंग और भाड़े के सैनिकों पर अपनी निर्भरता के कारण अलेक्जेंडर की आर्मी मलेरिया का सामना नहीं कर पाई, जो उन तक सिंधु नदी घाटी के मच्छरों से भरे हुए दलदली इलाकों के जरिए पहुंचा था। वापस लौटते समय अलेक्जेंडर ने बेबीलोन में पड़ाव डाला, जहां पर वो अपनी सेना को दोबारा संगठित करना चाहता था और दूसरे युद्ध की योजना बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो न सका और 323 ईसा पूर्व में 32 साल की उम्र में अलेक्जेंडर अचानक एक बीमारी के कारण मर गया। इस बात की अधिक संभावना है कि वो बीमारी मलेरिया ही थी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली विजेताओं में से एक हार चुका था, अंगूर के बीज जितने बड़े और उतने ही भारी एक जीव से। इसके परिणाम बहुत व्यापक हुए। अपनी मौत से पहले अलेक्जेंडर सुदूर पूर्व में आक्रमण की योजना बना रहा था। अगर ये योजना कामयाब होती तो मार्को पोलो जैसे यूरोपीय व्यापारियों से भी 1500 साल पहले पूर्व और पश्चिम एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़ जाते। यह तो ना हो पाया, बल्कि इसके बजाय उसकी मौत से ठीक बाद अलेक्जेंडर का शक्तिशाली साम्राज्य टूटकर बिखरने लगा, क्योंकि उसके सैन्य जनरल ही आपस में लड़ने लगे। इसी तरह मलेरिया ने रोमन एम्पायर के उदय और समाप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्राचीन काल से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक इटर्नल सिटी 310 वर्ग मील के दलदली क्षेत्र पोन्टीन मार्शेस से घिरा हुआ था। इतने बड़े दलदली क्षेत्र का मतलब ढेर सारे मच्छर और ढेर सारा मलेरिया। जब रोमन रिपब्लिक की ताकत बढ़ी और आखिरकार वो रोमन एम्पायर बना, तो उसमें इन मलेरियावाही मच्छरों का बड़ा योगदान था। 390 ईसा पूर्व से लेकर 429 ईसा पूर्व तक मच्छरों ने एक के बाद एक हमलावरों को भाग खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया, चाहे वो गॉल्स हों, कार्थेजिनियंस हों, विसिगॉथ्स हों, हूण हों या वैंडल्स हों। इनमें से कुछ हमलावर जैसे गॉल रोम को हराने में कामयाब तो हुए, लेकिन बाद में उन्हें लौटना पड़ा क्योंकि उनकी सेना को मलेरिया से हुई मौतों ने बहुत कमजोर कर दिया था। कुछ तो रोम के भीतर पहुंच भी ना पाए क्योंकि मच्छरों ने पहले ही खदेड़ दिया। इन मच्छरों के बिना रोमन एम्पायर एक साम्राज्य की तरह कभी नहीं बन पाता, जब ये एक सिर्फ रिपब्लिक था। शायद तभी कार्थेजिनियंस ने इसे तबाह कर दिया होता, लेकिन मच्छर रोमन साम्राज्य का एक कमजोर सहयोगी निकला। पहली शताब्दी की शुरुआत में रोमन साम्राज्य ने राइन नदी के पूर्व में स्थित भूमियों पर हमला कर केंद्रीय और पूर्वी यूरोप में अपने पांव पसारने की कोशिश की। वहां उन्हें जर्मन जनजातियों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जर्मन जनजातियों ने उन्हें चतुराई से उस क्षेत्र के दलदली भागों में लड़ने के लिए विवश कर दिया
और जैसा कि लाजमी है, मच्छर जनित मलेरिया ने अपना कहर यहां भी दिखाया और रोमन्स असफल रहे। और इन्हीं में से कुछ जर्मन जनजातियों ने कुछ सेंचुरीज के बाद रोमन एम्पायर के पतन में योगदान दिया, खासकर तब जब विसिगॉथ्स ने 408 ईस्वी में रोमन साम्राज्य पर आक्रमण शुरू किया। मलेरिया ने क्रिश्चियनिटी और साथ ही क्रूसेड्स की असफलताओं में भी योगदान दिया। आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि ऑल रोड्स लीड टू रोम। इसका अंडरलाइंग आइडिया यह है कि रोमन एम्पायर ने व्यापार और सैन्य विजयों के जरिए यूरोप के अधिकांश भागों को एक दूसरे से जोड़ दिया। यह जुड़ाव केवल सड़कों के जरिए नहीं था, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से भी था। इसने न केवल मलेरिया जैसी बीमारियों के व्यापक प्रसार, बल्कि क्रिश्चियनिटी जैसे विचार के फैलाव का भी मार्ग प्रशस्त किया। बीमारी के प्रसार ने धर्म के फैलने की गति बढ़ा दी। रोमन पैगनिज्म के उलट क्रिश्चियनिटी ने खुद को एक हीलिंग रिलीजन के रूप में प्रस्तुत किया। शुरुआती क्रिश्चियंस ये मानते थे कि बीमारों की देखभाल करना उनका धार्मिक कर्तव्य है, और इस आधार पर वे हीलिंग रिचुअल्स कंडक्ट करते थे। साथ ही नर्सिंग केयर और हॉस्पिटल्स भी स्टैब्लिश करते थे। इन चीज़ों ने क्रिश्चियनिटी को 3वीं शताब्दी में उस वक्त यूरोपियंस के मध्य बहुत पॉपुलर बना दिया था, जब इस महाद्वीप में मलेरिया और दूसरी बीमारियों ने कहर ढा रखा था। क्रिश्चियनिटी तेजी से पॉपुलर हुई और 4वीं शताब्दी के अंत तक ये रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बन गई। लेकिन क्रिश्चियनिटी के प्रसार के साथ ही मच्छरों ने इसकी सबसे बड़ी हार में भी योगदान दिया। यह हुआ क्रूसेड्स के दौरान, जिसका अर्थ है मिडिल ईस्ट में 9 सैन्य अभियानों की एक सीरीज, जो कई क्रिश्चियन यूरोपियन आर्मीज ने 1096 और 1291 ईस्वी के बीच लड़ी। इन युद्धों का ऑब्जेक्टिव था आज के इजराइल के होली लैंड को वापस लेना। इस मेडिटेरेनियन रीजन को लीवेंट के नाम से जाना जाता था, जिस पर 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय के बाद से मुस्लिम शासकों द्वारा शासन किया जा रहा था। अगर इनके धार्मिक उद्देश्यों को एक तरफ रख दिया जाए तो हम देख सकते हैं कि ये युद्ध यूरोपियंस द्वारा अपने महाद्वीप के बाहर अपनी कॉलोनीज बसाने की कोशिश थे, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब रही। यूरोपियन आर्मीज मलेरिया की वजह से लड़खड़ाती रहीं। ये बीमारी लीवेंट के नम और लो लाइंग कोस्टल एरियाज के लिए नई नहीं थी। इन्हीं क्षेत्रों में क्रूसेडर्स इकट्ठा होते थे, जो मच्छरों के लिए दावत उड़ाने जैसा था। मसलन क्रूसेडर्स ने एकर की कोस्टल सिटी की 1189 से 1191 तक 2 साल के लिए घेराबंदी की, तो उस दौरान लगभग 35% क्रिश्चियन सैनिक मलेरिया से ही मर गए। इससे उनकी आर्मी की ताकत काफ़ी कम हो गई और जेरूसलम को जीतने का सपना ही रह गया। दोस्तों, आप 1492 को उस साल के रूप में याद रखते होंगे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एशिया के लिए एक शॉर्टकट की तलाश में पश्चिम में जहाज के जरिए यात्रा की और गलती से नॉर्थ अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीप पर पहुंच गया। लेकिन यह सिर्फ कोलंबस और उसका क्रू नहीं था जो अनजाने में वहां पहुंच गया था, बल्कि मच्छरों की बीमारियां भी कुछ इसी तरह से वहां पहुंची थी। 1492 के पहले पश्चिमी गोलार्ध में काफ़ी मच्छर थे, लेकिन वो बीमारियां कैरी नहीं करते थे। लेकिन जब यूरोपियंस और दास बनाए गए अफ्रीकी अमेरिका पहुंचे तो अपने साथ अनजाने में बीमारियां कैरी करने वाले मच्छर भी ले गए। इन मच्छरों ने वहां के देसी मच्छरों को या तो डिस्प्लेस कर दिया या अपने पैथोजन से इन्फेक्ट कर दिया। नॉन मॉस्किटो ट्रांसमिटेड बीमारियों जैसे इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स के साथ ही मच्छर जनित बीमारियां फैलने लगीं। वास्तव में कोलंबस के पहुंचने के 1 साल के भीतर ही हिस्पैनियोला के कैरिबियन द्वीप पर वहां के देसी टाइनो लोग मलेरिया और इन्फ्लुएंजा के प्रकोप से जूझ रहे थे। जब 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपियन अमेरिका के मेन लैंड के तटों पर अपने पांव जमा रहे थे, तो उस समय उनके साथ आई बीमारियों ने वहां के लोगों में तेजी से फैलना शुरू कर दिया और इस तरह बीमारियों ने हमलावर यूरोपियनों को वहां की स्थानीय जनजातियों का सफाया करने और उन्हें जीतने में मदद की। मलेरिया और स्मॉल पॉक्स के कॉम्बिनेशन ने शक्तिशाली एज़टेक और इंका सभ्यताओं को 1520 और 30 के दशक में ही समाप्त कर दिया। नतीजतन स्पेनिश कमांडर हरमन कोर्टेस और फ्रांसिस पिज़ारो लाखों की आबादी वाली इन सभ्यताओं को सिर्फ 600 और 168 सैनिकों के साथ जीतने में सफल रहे। 1492 से 1700 के बीच यूरोपियंस द्वारा लाई गई इन बीमारियों की वजह से पश्चिमी गोलार्ध की देशज आबादी 100 मिलियन से घटकर सिर्फ 5 मिलियन रह गई और इनमें से अधिकांश की मौत युद्ध नहीं बल्कि बीमारियों की वजह से हुई थी। तो देखा दोस्तों, किस तरह से मच्छरों ने समय समय पर मानव इतिहास को प्रभावित किया है। समरी के अगले और फाइनल भाग में हम जानेंगे कि किस तरह मच्छरों ने अमेरिका में दासों के व्यापार को खत्म करने में मदद की और किस तरह इसने अमेरिका को ग्लोबल डोमिनेंस हासिल करने में भी मदद की, और इसके अलावा बहुत कुछ जिसे हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।